हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम कॉर्डेट्स की संरचना और कार्यकी का अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हम पिसीज वर्ग से लेबियोरोहिता के विभिन्न तंत्रों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और आज हम एम्फीबिया स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फ्रॉग को एज एन एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लेंगे और उसके सभी तंत्रों का अध्ययन करेंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे और इसकी फंक्शनिंग और कार्यकी का नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की संरचना देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होता है, जिसे कि पाचन तंत्र का जो मुख्य ट्रैक्ट होता है, पथ होता है, और दूसरा होता है सहयोगी पाचक ग्रंथियाँ। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की बात करें तो यह एक लंबी कुंडलित ट्यूब होती है जो कि भिन्न भिन्न व्यास की होती है। जो इसके भिन्न भिन्न भाग होते हैं वहाँ पर डिफरेंट या वेरिंग डायमीटर होता है और फर्स्ट ओपनिंग इसकी माउथ होती है और जो एंड होता है वो एनल ओपनिंग होती है, जो कि क्लोएका की का बाह्य द्वार होता है। तो माउथ जो एंटीरियर ओपनिंग है वह मुख गुहा में खुलता है। यह मुख गुहा ग्रसनी, ईसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, जहाँ पर कि मुख्य रूप से पाचन के विभिन्न जो स्टेप्स होते हैं या पाचन क्रिया होती है, और अंत में अपचित भोजन को क्लोएका के द्वारा एनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो संरचनाएं हैं ये किस प्रकार से उपस्थित होती हैं हम इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि माउथ है वह एक दरार के रूप में उपस्थित होता है। दोनों कॉर्नर पे तक यह विस्तृत रहता है। यह दो जबड़ों द्वारा रक्षित रहता है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े में दांत होते हैं और निचला जबड़ा जो होता है दंत विहीन होता है। और इसी प्रकार जो ऊपरी जबड़ा होता है वह फिक्स होता है और निचला जबड़ा जो होता है वो गतिशील होता है। अब ये जो दोनों ही जबड़े होते हैं, अपर एंड लोअर जॉ, ये लिप्स द्वारा, अपर लिप और लोअर लिप द्वारा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है के द्वारा रक्षित या रहते हैं या कवर्ड रहते हैं। मुख अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है, जिसमें कि मुख्य रूप से वोमेराइन टीथ होते हैं। जो मैक्सिलरी टीथ हैं वो ऊपरी जबड़े में उपस्थित हैं और जो वोमेराइन टीथ होते हैं बक्कल कैविटी में उपस्थित होते हैं। इनका डिटेल अब हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात बक्कल कैविटी फेरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस में, जो एक सबसे फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, में खुलती है और यह आगे जाकर एक बड़े कोशनुमा थैलेनुमा संरचना अमाशय में खुलता है। अमाशय फिर कंटिन्यू रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम भाग रेक्टम तथा एंड में क्लोएका। तो इस प्रकार यह कॉइल्ड और डिफरेंट पार्ट्स की जो एलिमेंट्री कैनाल जो बनी हुई है विभिन्न आमाप वाले अंगों की उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पाचक अंग होते हैं उनके अतिरिक्त सहयोगी पाचक ग्रंथियां भी होती हैं, जो कि मुख्य रूप से लिवर, यकृत और पेंक्रियाज होती हैं। पेंक्रियाज ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के यू शेप जो गैप होता है, ट्यूबुलर पार्ट होता है, वहाँ पर उपस्थित होती है। येलोइश कलर में आप देख सकते हैं। और लिवर एक बाइलोब्ड बड़ी संरचना पाई जाती है। तो और ये गॉल ब्लैडर होता है जो कि पीएच को नियमित करता है। फंक्शनिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर होता है फ्रॉग में या एम्फीबियन में एलिमेंट्री कैनाल का। अब इन स्ट्रक्चर्स की अगर हम डिटेल स्टडी करें तो माउथ, जैसा कि आपको बताया, एक स्लिट के रूप में उपस्थित है यहाँ पर, और इसमें जॉ उपस्थित है। ऊपरी जॉ फिक्स है, लोअर जॉ फ्लेक्सिबल होता है और माउथ अंदर की ओर बक्कल कैविटी में खुल रहा है। और यहाँ पर जो बक्कल कैविटी की एपिथेलियल लाइनिंग होती है, विशिष्ट म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं
जो कि भोजन को लुब्रिकेट करने के लिए या उसको लसलसा बनाए रखने के लिए सहायक होती हैं, ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। यहाँ पर लार ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं, जो कि जैसे कि ह्यूमन में या हायर वर्टिब्रेट्स में लार ग्रंथियों की जो उपस्थिति होती है एक विशिष्टता होती है, परंतु फ्रॉग में लार ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं और लुब्रिकेशन का कार्य म्यूकस सेल्स या म्यूकस ग्लैंड्स करती हैं। इसके अतिरिक्त बकल कैविटी में टीथ उपस्थित होते हैं। ये टीथ कि अगर हम संरचना देखें तो ये नीचे की ओर से नुकीले होते हैं और इनका कार्य जो होता है यह भोजन को चबाने के लिए ना होकर सिर्फ होल्ड करने के लिए या सिर्फ पकड़ने के लिए और पीछे की ओर धकेलने में होता है। जो अपर जॉ के टीथ हैं उसके अतिरिक्त जो बकल कैविटी की रूफ है या छत है वहाँ पर वोमेराइन टीथ भी उपस्थित होते हैं, लेकिन जो वास्तविक टीथ हम जिसे कहते हैं मैक्सिलरी टीथ वो अपर जॉ में उपस्थित होते हैं। और ये जो इनका प्रकार होता है ये होता है होमोडोंट और एक्रोडोंट। ये दोनों ही शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि फ्रॉग हम 12th क्लास से ही पढ़ते हैं। होमोडोंट, होमो का अर्थ होता है समान, सिमिलर, और डोंट शब्द काम में लिया जाता है टुथ के लिए, अर्थात जो सभी दांत होते हैं अपर जॉ में वो सभी समान प्रकार के होते हैं साइज शेप में, तथा ये एक्रोडोंट प्रकृति के होते हैं। एक्रो का अर्थ होता है टिप और डोंट अर्थात ये गर्त में नहीं उपस्थित होते, कोई सॉकेट नहीं होता जैसे कि हमारे अंदर गम सॉकेट या जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर फिक्स होते हैं, यहाँ पर ये उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से मैक्सिलरी टीथ का ये मुख्य स्ट्रक्चर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें डेंटाइन की लेयर होती है, अनेक इसमें छिद्र पाए जाते हैं, कैनालिक्यूली जिन्हें कहते हैं। और जो एक मुख्य खास बात होती है मैक्सिलरी टीथ की कि ये पॉलीफायोडोंट होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, फायो का अर्थ होता है फॉलिंग और डोंट होता है दांत, अर्थात ये दांत बार बार उग जाते हैं। किसी भी कारण से अगर ये टूट जाते हैं या इनमें किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो ये अनेक बार रिप्लेस हो जाते हैं। अब बकल कैविटी में टीथ के अतिरिक्त जो अन्य संरचना होती है वो होती है टंग या जिह्वा। जिह्वा जो होती है फ्रॉग में एक बड़ी मस्क्यूलर चिपचिपी और प्रोट्रूसिबल अर्थात बाहर की ओर फेंक सकने वाली होती है, और यह जो इसका अग्रभाग होता है वह तो जुड़ा हुआ अटैच्ड रहता है, और जबकि पश्च भाग होता है वो फ्री होता है और आगे से बाइफिड होता है या दो भागों में विभाजित होता है। और इसके ऊपर स्लाइमी सरफेस या चिपचिपी सरफेस होती है जो मुख्य रूप से अपने शिकार को चिपकाने के लिए वहाँ पर सहायक होती है। और सबलिंगुअल लिम्फ सैक होते हैं जो कि जिनमें दबाव में परिवर्तन के कारण जीभ को चाबुक के समान एकदम बाहर की ओर फेंका जा सकता है, जो कि अपने शिकार को चिपका के वापस ला सकती है। इसके अतिरिक्त जो बकल कैविटी है इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है श्वसन में सहायक करना, और इसके साथ ही साथ में जो ऑर्बिट्स होती हैं आई ऑर्बिट्स उपस्थित होते हैं, और ये जो होते हैं आउट बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स होती हैं, और भोजन को जब निगला जाता है उस समय जो आइज़ हैं वो अंदर की ओर धंस जाती हैं। नेक्स्ट बक्कल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में या ग्रसनी में, क्योंकि फेरिंग्स और जो बक्कल कैविटी होती है मुख गुहा और फेरिंग्स में विशिष्ट अंतर नहीं होता है, और इसे सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में भी पहचाना जाता है, जैसे कि बक्को फेरिंजियल कैविटी भी कहा जाता है, मुख ग्रसनीय गुहा। और अनेक छिद्रों द्वारा जो बक्कल कैविटी है वो फेरिंग्स में खुलती है, और मध्य में एक ग्लॉटिस उपस्थित होता है जो कि एक लंबवत दरार समान संरचना होता है, जो कि भोजन को मुख्य रूप से
मुख जो वो होगी भोजन नलिका होती है उसी में जाने में सहायक होता है। यूस्टेकियन अपर्चर जो होता है वो मध्य कर्ण में जाकर खुलता है। तो इस प्रकार से जो बकल कैविटी के और फेरिंग्स के बीच में क्लियर डिमार्केशन नहीं होने के कारण ये अतिरिक्त संरचनाएं भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो मेल फ्रॉग होते हैं, नर मेंढक जो होते हैं, उनमें वोकल सैक उपस्थित होते हैं, जो कि दोनों जबड़ों के पास में जहाँ दोनों जबड़े मिलते हैं वहाँ पर ये वोकल सैक उपस्थित होते हैं। अब फेरिंग्स जो होती है ईसोफेगस में खुलती है और ईसोफेगस और फेरिंग्स के मध्य जो ओपनिंग होती है उसे गलेट कहा जाता है। तो ग्लॉटिस होता है जो कि एक छिद्र या दरार समान है, भोजन को जो आहार नाल में आगे की ओर प्रेषित करता है, और यह जो दरार होती है यह गलेट के द्वारा ओपन होती है ईसोफेगस में। नेक्स्ट जो ईसोफेगस अर्थात ग्रसिका होती है, यह एक लचीली नलिका होती है जिसमें कि मुख्य रूप से कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, और म्यूकस ग्लैंड के अतिरिक्त यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस पाचन रसों का भी स्राव किया जाता है जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और ईसोफेगस पीछे की ओर स्टमक या अमाशय में जाकर खुलती है। अमाशय यहाँ जो होता है जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें बॉडी कैविटी देह गुहा में लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है, और जो देह गुहा में यह जिस मिजेंट्री या आंत्रयोजनी द्वारा जुड़ा रहता है उसे मीजोगैस्टर कहा जाता है। गैस्टर शब्द जठरीय भाग के लिए उपयोग में लिया जाता है और मीजो आंत्रयोजनी होती है। अब जो अमाशय है एक बड़ा थैलेनुमा संरचना है। इसका अग्र चौड़ा भाग कार्डियक स्टमक कहलाता है, और पश्च जो सकरा भाग होता है उसे पाइलोरिक स्टमक कहा जाता है। स्टमक में मुख्य रूप से भोजन का पाचन और संग्रहण होता है, और इसके लिए इसमें अनेक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्लीय पाचक रसों का स्राव किया जाता है जो कि भोजन का पाचन करते हैं। पीछे की ओर अर्थात अमाशय पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा या पाइलोरिक वॉल्व द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। जहाँ भी वॉल्व उपस्थित होता है बच्चों, वो मुख्य रूप से पश्च प्रवाह को रोकने के लिए होता है, अर्थात अमाशय से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पश्चात वापस नहीं आता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत्र जो होती है, वह क्योंकि कॉइल्ड या कुंडलित रूप में होती है, अतः यह कम स्पेस कवर करती है, इसलिए इसे हम छोटी आंत्र कहते हैं, जबकि लंबाई में यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, डिओडेनम और इलियम। और जो कोशिकाएं होती हैं मुख्य रूप से जो म्यूकस लाइनिंग कोशिकाएं होती हैं, ये गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस का स्रवण करती हैं, और अवशोषण कोशिकाएं होती हैं जो कि पचित भोजन में से आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। डिओडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है या प्रथम भाग होता है, जो कि अमाशय से इस प्रकार ये अमाशय है और इससे यू शेप में कंटिन्यू रहता है, और इस जो स्पेस में पेंक्रियाज उपस्थित रहती है, और यहाँ से जो डिओडेनम होता है यह पाचक ग्रंथियों से स्रावित जैसे कि लिवर और पेंक्रियाज से स्रावित पाचक रसों को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके पश्चात इलियम आता है जो कि पूरे आहार नाल का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, सबसे लंबी ट्यूब होती है, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन या अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है क्योंकि इसका डायमीटर अधिक होता है परंतु यह
लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी ही होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो लंबाई में यह क्योंकि स्ट्रेट उपस्थित होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा भाग को कवर करती है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यह पीछे की ओर क्लोएका में खुलती है, जो कि बाहर की ओर एनस द्वारा खुलता है, और इस ओपनिंग पर भी एनल स्फिंक्टर या वॉल्व उपस्थित होता है। यहाँ का मुख्य कार्य होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पचित भोजन में से मैक्सिमम जितना भी वाटर रिस्टोर या रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है वह किया जाता है, और शेष जो अपचित भोजन होता है उसे फीसिस के रूप में संग्रहित कर क्लोएका में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और क्लोएका के पश्चात इसे एनल ओपनिंग के द्वारा बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रॉग में एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण रूप से विकसित होती है, विभिन्न भाग होते हैं, और बकल कैविटी से लेके मुख से लेके क्लोएका तक ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप इनको पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप नोट्स बना लेना, डायग्राम्स भी कॉपी कर लेना और इनको पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।